आपने किताबें चुराई, आपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए, आपने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, आपने लोगों के मकान तोड़वाए, सारी चीज़ें एक तरफ। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैंने बार बार कहा है, ये आप लोगों से कहा है कि चूँकि ये ज़्यादती हो रही थी मेरे सामने और मैं मौजूद था, चाहे भले ही मैं उसमें शामिल ना हूँ, लेकिन मैं उनके साथ था, तो मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ और मैंने इस गुनाह के लिए बार बार माफ़ी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए एफिडेविट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये गलती मेरी पत्नी की और मेरे बेटी की है, मेरी गलती कहाँ है। पहले आप बताएं कि आप अपने धर्म की क्या इज्जत कर रहे हैं, पहले आपकी जिम्मेदारी, दूसरा आपके धर्म की इज्जत क्यों करेगा। जब वो ये देखेगा कि आप कुरान शरीफों को ज़मीनों में डालेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत क्यों करेगा। एक और बात, मैंने बयान दिया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के खिलाफ, हालांकि उनके सुपुत्रों ने कहा था और ये मेरी खुद की भी आवाज़ थी कि अब्दुल दरी बिछाए, अब्दुल डंडे खाए। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं फसाद शानू, जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब भाजपा में हैं। बेहद करीबी माने जाते थे फसाद शानू, आज़म खान के करीबी थे और अब वो भाजपा में हैं। और आज़म खान साहब को, उनके परिवार को जो 7-7 साल की सज़ा हुई है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। कुछ सवाल हैं हमारे जो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। फसाद शानू साहब, मेरा पहला सवाल है कि आज़म खान, तंजीम फातिमा जी और अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सज़ा हुई है, इसमें पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि कानून से सज़ा हुई है, अदालत से सज़ा हुई है, न्यायालय से न्याय हुआ है। जो बोओगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अपराध किया है तो सज़ा हुई है, अगर बेगुनाह होते तो बेगुनाह साबित होते। गुनाहों का फल मिला है। किस तरह के गुनाह थे? अब अगर आप बात करना चाहते हैं तो जिस मुकदमे में सज़ा हुई है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। ऐसे तो गुनाहों की फहरिस्त तो लंबी है, अगर मैं ये कहूँ कि वो गुनाहों के देवता है तो कम नहीं होगा। बहरहाल फ़िलहाल 2 जन्म प्रमाण पत्र की बात है। तो जब आप अपने निजी फ़ायदे के लिए अपने पुत्र की, उस वक्त जब आप एक सरकार के ज़िम्मेदार व्यक्ति रहे हों, जब आपको जब मंत्री बनते हैं तो एक शपथ पत्र दिलाया जाता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, तो आपने संविधान से खिलवाड़ किया अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए। पुत्र की गलती थी, लेकिन आपकी भी तो बड़ी गलती थी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बड़ी थी। लोगों का आप पर भरोसा था और लोगों को ये भरोसा था क्योंकि लोग आपको अपना आइडियल मानते थे, मैं भी मानता था, आपके पीछे चलने वाले लोग थे। आपने उस भरोसे को तोड़ा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र थे, ये न्यायालय से साबित हुआ है। आगे और भी अदालतें हैं, वहाँ जा सकते हैं वो। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है फसाद शानू से। तंजीम फातिमा जी को सज़ा हुई है 7 साल की, उनको भी हुई है। वो पेशे से टीचर रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी उम्र को देखते हुए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, आपने मोहतरमा तंजीम फातिमा साहिबा का जिक्र किया। मैं ऑन कैमरा ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, इज़्ज़त करता था और मेरे लिए वो मेरी माँ की जैसी हैं और मेरी मरहूम वालिदा की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और बड़ी हमदर्द भी थी। वो सारी बातें अलग हैं। कानून सबके लिए बराबर है। कानून ना धर्म देखता है, कानून ना जाति देखता है, कानून ना लिंग का फ़र्क देखता है, कानून ना जाति का फ़र्क देखता है, ना स्त्री पुरुष का फ़र्क देखता है। जो अपराधी है उसको सज़ा होगी। देखिए, जहाँ तक आपने जो एक ज़माने से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देखा होगा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, पुत्र मोह में पुत्र को नाबालिग होने के बावजूद भी उसको विधायक बना दिया जाए ताकि रामपुर की जनता के बीच का कोई आदमी नहीं आ जाए और उनकी विरासत को संभाले और वो विधायक बन जाए। इसलिए मोहतरमा तंजीम फातिमा साहिबा ने ये अपराध किया और ये इस अपराध की सज़ा मैंने या आपने नहीं दी है। इस अपराध की सज़ा सरकार ने नहीं दी है, इस अपराध की सज़ा न्यायालय ने दी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यायालय में सब बराबर होते हैं। अब आपने दूसरी बात कही कि वो शिक्षिका हैं, तो देखिए, अगर आप किसी ज़िम्मेदार पद पे हैं समाज के, मिसाल के तौर पर आप शिक्षक हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। आप अगर गलती करेंगे तो आपको देखकर ना जाने कितने लोग गलती करेंगे। अगर अपराध की सज़ा नहीं होगी तो फिर तो समाज चल ही नहीं पाएगा।
चूँकि उन्होंने गलती की, उन्होंने अपराध किया, इसलिए उनको सज़ा हुई है। और अपराधी कोई भी हो, अगर मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पत्नी भी है, तो अपराधी है। मेरी मानवीय संबंध अलग रहे। देखिए, ये अदालत की बात है, ये कानून की बात है, और कानून में सब बराबर होते हैं। मैंने आपसे कहा ना धर्म का भेद, ना जाति का भेद, ना लिंग का भेद, ना स्त्री पुरुष का भेद। जो गलती करेगा वो सज़ा पाएगा। अरे फसाद भाई, आज़म खान साहब का तो सोचिए, खुद भी जेल गए, बीवी बच्चे भी जेल गए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देखिए, आप जहाँ तक ये कह रहे हैं कि और लोग समझ रहे हैं कि आज़म खां पर ज़्यादती हो रही है, उन पर कुछ बीत रही होगी, तो आप समझदार आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए एफिडेविट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये गलती मेरी पत्नी की और मेरे बेटे की है, मेरी गलती कहाँ है। तो उनको इस एफिडेविट से ये साबित हो गया, हम जैसे आदमी जिसको नाखून के बराबर भी लालच नहीं था, लेकिन उनकी अंधभक्ति में कह लीजिए या बेलोस मोहब्बत कह लीजिए, अपनी जान देने को तैयार थे। हमने तो उनके लिए खून से ख़त भी लिखे थे। और वो ये कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, मेरी पत्नी और मेरे बेटे की गलती है। तो उन पर क्या बीत रही होगी। यही सोच रहे होंगे कि ना ये मैं करता, ना मैं ये भुगतता। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल है शानू भाई, कि आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं आज भी इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा हूँ कि कभी आज़म खान के बेहद करीबी थे आप, और बड़ी उनके लिए जान देने के लिए उतारू होते थे। तो अब लोग कह रहे हैं कि फसाद शानू जो हैं, जो भाजपा में आए, तो वो फ़ायदे के लिए आए और मुकदमों से छुट्टी पाने के लिए आए। क्या ये बात सही है? जिसे जो कहना है वो कहे। ये हकीकत बात है जो आपने कहा कि मैं उनसे बेलोस मोहब्बत करता था। मैंने अभी आपसे कहा भी, और बेलोस नहीं करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था। और वो मोहब्बत अंधी मोहब्बत थी। उनका जो किरदार था, उनकी जो तस्वीर थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी, वो मेरे लिए महान थी। मैंने उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से ख़त लिखे हैं। एक लंबा अभियान चलाया है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने ये कहा था कि मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, जिस मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा भी हुआ। लेकिन जो तस्वीर साफ हुई उनकी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। अपने वालिद को खोया उनकी मोहब्बत में, उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। जब जेल से आया तो वालिदा को कैंसर हो चुका था, अभी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं बिल्कुल खुलेआम कहना चाहूँगा कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पहले सच्चा मुसलमान हूँ। मेरा ईमान है। आपने किताबें चुराई, आपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए, आपने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, आपने लोगों के मकान तोड़वाए, सारी चीज़ें एक तरफ। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैंने बार बार कहा है, ये आप लोगों से कहा है कि चूँकि ये ज़्यादती हो रही थी मेरे सामने और मैं मौजूद था, चाहे भले ही मैं उसमें शामिल ना हूँ, लेकिन मैं उनके साथ था, तो मैं अपने आप को गुनाहगार मानता हूँ। और मैंने इस गुनाह के लिए बार बार माफ़ी मांगी है। मैंने तो उनसे भी कहा है कि आप भी तौबा करें, लेकिन हाँ, मेरे कुरान शरीफ को चुराने के बाद में उसको ज़मीन पर डाल दिया जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ा धक्का ये लगा है मुझे कि मेरा कुरान शरीफ ज़मीन में पड़ा हुआ था। आप ही के कैमरों पर देखा है मैंने, आप लोगों को कैमरे पे देखा है कि कुरान शरीफ ज़मीन में पड़ा हुआ था। आप भाजपा पे तो इल्ज़ाम लगा लेते हैं, और आप दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं। पहले आप बताएं कि आप अपने धर्म की क्या इज़्ज़त कर रहे हैं। पहले आपकी ज़िम्मेदारी, दूसरा आपके धर्म की इज़्ज़त क्यों करेगा। जब वो ये देखेगा कि आप कुरान शरीफ को ज़मीनों में डालेंगे तो दूसरा आपकी इज़्ज़त क्यों करेगा। एक और बात मैंने बयान दिया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ख़िलाफ़, हालांकि उनके सुपुत्रों ने कहा था, और ये मेरी खुद की भी आवाज़ थी, कि अब्दुल दरी बिछाए, अब्दुल डंडे खाए। उन्होंने क्या किया, जेल से आने के बाद मेरे बयान का सौदा कर लिया। सरफराज के बेटे को, जो वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको आपने MLC बना दिया। चूँकि आपको अपने मुकदमे लड़वाना थे और अपनी फ़ीस कम कराना थी, इसलिए कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल साहब को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। रामपुर का कोई मेहनतकश, कोई मजदूर, वो लोग जिन पर, हमारे जैसे लोग जिन पर 27 मुकदमे हुए, जिन्होंने अपने वालिद को खोया है, अपनी वालिदा को खोया है, इस ज़मीन की मिट्टी के आदमी को नहीं बना सकते थे MLC।
शानू भाई, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों के जहनों में, रामपुर के लोगों के और बाहर के लोगों के जहनों में वो पहले वाला भी फसाद शानू है जो आज़म खान की नहीं बात करते थे, और आज जिस तरह से बात आप कर रहे हैं, तो क्या उनके चाहने वाले आपको बड़ा बुरा भला कहते हैं? देखिए, तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरता तो मैं अल्लाह से हूँ। और जब मैं उनका दीवाना था तो दीवाना था। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं मुखबिर भी नहीं हूँ। और जिनको आप चाहने वाले कह रहे हैं वो चाहने वाले नहीं हैं, वो मुखबिर हैं। वो दूसरे दलों के नेताओं को ये बताते हैं कि आज़म खान के घर में हंडिया क्या पकी है। मैं नहीं बताऊँगा कि आज़म खान के घर में क्या हंडिया पकी है। मैंने बगावत की, मैंने मुनाफिकत नहीं की, मैंने बगावत की और खुलेआम की। अगर मैं उनका मुखालफत कर रहा हूँ, बगावत कर रहा हूँ, तो खुलेआम कर रहा हूँ। मैं मुखबरी नहीं कर रहा हूँ कि रात को टेलीफोन करके कहें कि आज आज़म खान ने बेटे खाइए। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा ईमान गवारा नहीं करता है। अगर मोहब्बत करो तो खुलेआम करो, और अगर मुखालफत करो तो खुलेआम करो। तो क्या आप आज़म खान को आप गुनाहगार मानते हैं? न्यायालय मानती, मैं कौन होता मानने वाला? न्यायालय ने माना है, अदालत ने माना है, मैं कौन होता हूँ गुनाहगार मानने वाला? और जहाँ तक जो उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, जो जनता के अरमानों पर पानी फेरा है, जो जनता का भरोसा तोड़ा है, तो रामपुर के पूरी आवाम उनको गुनाहगार मानती है। महात्मा गांधी नहीं है वो, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है उन्होंने। कौम के नेता कहते हैं अपने आप को, तो कौम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है। ये मुकदमे उनके निजी मुकदमे हैं। जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने अपने सुपुत्र का बनवाया है, रामपुर की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अदालत ने उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने की, जो उन्होंने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए, उसकी सज़ा दी है। कि रामपुर की आवाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है, इस गलत से मत रहिएगा। तो इसका मतलब मानते हैं आप मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की गल्ला चोरी, ये सब क्या था? ये क्या है? ये नहीं, मैं उसका भी आपको जवाब दे रहा हूँ। ये न्यायालय में मामले हैं, वो हैं या नहीं है न्यायालय साबित करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शराब की दुकान पर कब्ज़ा नहीं किया था? कि शराब की दुकान पहले हमारी पार्टी में आ गए हैं वो साहब, उनके नाम दुकान करी गई। उसके बाद अब्दुल्ला साहब के दोस्त के नाम दुकान की गई। फिर अपनी पत्नी के नाम शराब की दुकान कर ली। या पूरी ज़िंदगी ये कहते थे कि फ़लाँ आदमी शराब का मंत्री है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बसपा के मंत्री थे, उनके पास शराब वाला आबकारी विभाग था, तो कौन कौन सी तोहमतें उन पर नहीं लगाते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पे। अब शर्म नहीं आई? शराब की दुकान पे कब्ज़ा कर लिया। अरे 13 बेगुनाह डायरेक्टर DCDF के जेल में गए, उनकी करने की सज़ा उनको मिली। मेरे साथ जेल में थे। उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे, ना हैं कि वो अपने मुकदमे भी लड़ सकें। आप तो अपने मुकदमे लड़ाने के लिए किसी को राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। 1 तारीख पे आपका वकील 25 से 30 लाख रुपए लेता है, और वो गरीब लोग और हम जैसे गरीब लोग कहाँ से अपने मुकदमे लड़ेंगे? हमने तो अपनी वालिद की, अपने पूर्वजों की ज़मीनों को बेच के मुकदमे लड़ने हैं। आपके गुनाहों की सज़ा आपको तो मिल ही रही है, लेकिन हमने माना चूंकि हम आपके साथ थे, हमें भी मिल रही है। और एक बार फिर आपके कैमरे पर उनसे भी कहूँगा, अल्लाह रहीम है, करीम है, और अपने आप भी अल्लाह से तौबा करता हूँ अपने गुनाहों के लिए। अच्छा, आज़म खान और अखिलेश यादव भी ये कहते रहे हैं कि आज़म खान को इसलिए सज़ा मिल रही है कि उन्होंने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, जॉर्ज यूनिवर्सिटी बनाई, और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जो बनाया उसमें वो 20 रुपये में पढ़ाते हैं। तो क्या इसकी सज़ा मिल रही, मानते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, कौन से स्कूल में 20 रुपये की पढ़ाई होती है? चलिए सारी बातें छोड़िए, बताइए मुझे आप। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपसे, अगर एक बच्चे भी ये आपसे कह दे कि उसकी फ़ीस 20 रुपये है, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। यार खामा झूठ की इमारत पे जब आज़म खान कहते रहे ना मंचों से, तो झूठ का क्या इलाज है? और झूठ का यही तो इलाज है जो हो रहा है। झूठ का यही इलाज है जो हो रहा है। बताइए ना, किसकी फ़ीस है 20 रुपये? कौन से स्कूल की फ़ीस है 20 रुपये? वो लाइए ना उस रिक्शा वाले भाई को जिसने 20 रुपये दिए हों। अभी हमारे एक साथी ने सिलेबस, और आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। RPF में कितनी फ़ीस है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है। आप ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के अध्यक्ष, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बहन, आपके नौकर, ये लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो वो तो आपके निजी फ़ायदे के लिए हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं। अगर आवाम के फ़ायदे के लिए हैं तो मैं आज फिर आपसे अपील करता हूँ, आप जेल से ऐलान कर दीजिए। आज़म भाई, हमारे आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। हम कभी आपके लिए जान लेने की बात करते थे, जान लेने की भी बात करते थे। हम आपसे
अपील करते हैं, आप महान हो जाएंगे इतिहास में। ऐलान कर दीजिए अपनी ज़िंदगी के मैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी यूनिवर्सिटी करता हूँ। कितने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। साबित भी तो कीजिए कि आप महात्मा गांधी हैं। कह देने से कुछ नहीं होता है। कह देने से तो मैं आपको कुछ कह दूँ, आप मुझे कुछ कह दें। मोहब्बत साबित करना पड़ती है। भरोसा तोड़ा है आपने रामपुर की आवाम का, इसलिए भी सज़ा मिली है आपको। शानू भाई, एक बात और है कि रामपुर लोग कहते हैं कि आज़म खान के जाने के बाद डेवलपमेंट रुक सा गया है, और जो भी रामपुर में डेवलपमेंट कराया था उन्होंने ही कराया था। क्या कहेंगे? कहाँ डेवलपमेंट कराया था? अपने घर के बराबर में आपने पुल बना दिया 250 करोड़ का। ये डेवलपमेंट है? यूनिवर्सिटी से आपके घर पर आपकी गाड़ी उतर सके, जो रजवाड़े का भी किया करते थे अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए, आवाम को जलील करने के लिए, आपने तारामंडल कहाँ बनाया? अपने घर के पास। और वो जो ट्रेनिंग वाला सेंटर है वो कहाँ बनाया? अपने घर के पास। सड़कें कहाँ बनाई? अपने घर के पास। तो सारा डेवलपमेंट अपने घर के लिए किया था, आवाम के लिए क्या किया? जो मेरा रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था कल, वो आज भी रिक्शा चला रहा है। आपने अगर किया भी तो रिक्शा वालों को रिक्शा लेकर रिक्शा दे दी। हद से ज़्यादा इतना किया है। कितने लोगों को नौकरियां लगवाई आपने? पता शानू साहब, अब तो आज़म खान जेल में है। मुसलमानों की नुमाइंदगी अब कौन करेगा, कैसे करेगा? उनके कद का बराबर नेता तो हमें अब रामपुर में कोई दिखता नहीं। क्या लगता है आप? देखिए, आसमान से उतर के नहीं आए थे आज़म खां। आज़म खां को आज़म खां रामपुर के वालों ने बनाया था, रामपुर की जनता ने बनाया था। कहीं ना कहीं रामपुर की जनता ने उन पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास किया था, हमारे जैसे व्यक्ति की तरह। उस भरोसे को तोड़ा है आज़म खां ने। अब जनता के भरोसे को जो दोबारा कायम करेगा, जो दोबारा जनता के भरोसे को जोड़ेगा, और जो रामपुर से मोहब्बत नहीं करेगा बल्कि अपनी मोहब्बत को साबित भी करेगा, वही रामपुर की नुमाइंदगी करेगा। तो लगता है कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ेगा और बीजेपी को पसंद करेगा। आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब हद से ज़्यादा नफ़रत होती है ना, तो फिर मोहब्बत होती है। बहुत नफ़रत कर ली भाजपा से मुसलमानों ने, और फिर जिन लोगों से मोहब्बत की है, क्या वो मुसलमानों के दोस्त हैं? चुनाव के वक्त अब जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आज़म खां मुसलमान है इसलिए इनको सज़ा हुई। वाह, बड़ी याद आ रही है ट्विटर बाबा को। आपने तो अभी 2022 के चुनाव में मुसलमानों का नाम लेना ख़त्म कर दिया था। ये एक दाढ़ी वाले को मंच पे बैठाना ख़त्म कर दिया था। मुसलमानों के कपड़ों से आपको तो बदबू आती थी, अब याद आने लगे। मुसलमान बिरयानी में तेजपात के पत्ता हैं कि बिरयानी को सजाने के लिए तेजपात के पत्ते को लगा दिया, और जब खाई जाए बिरयानी तो उस पत्ते को फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अगर वो मुसलमानों को एक भी काम नहीं करती तो आप शिकायत नहीं कर सकते। जब मैंने आपसे मोहब्बत ही नहीं की तो मैं आपसे शिकायत काहे की करूँगा? जब मैं आपसे नफरत करता हूँ तो मैं आपसे ये उम्मीद क्यों करूँगा कि आप मुझसे मोहब्बत करें? लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं में मुसलमानों को लाभ मिला है। क्या आयुष्मान कार्ड धर्म और जाति देखकर बनता है? अनाज के धर्म और जाति देखकर मिला है? और जो मकानात बने हैं कि धर्म और जाति देखकर बने हैं? गरीबों की सर पे झोपड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उसके पेट में उसकी भूख का इलाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके स्वास्थ्य का इलाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जो देखिए, मुसलमान अब किसी की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुसलमान बिरयानी के तेजपात का पत्ता भी नहीं बनेंगे। मुसलमान टिश्यू पेपर भी नहीं बनेंगे कि नाक पोंछी और फेंक दिया। मुसलमानों की जो हितों की बात करेगा, मुसलमान उसके साथ होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फसाद शानू से जिनसे हमने तफसील से बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।